राष्ट्र निर्माण ये कोई एक मंजिल नहीं है। हाँ, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। बिल्कुल और हर पीढ़ी के सामने अपनी नई चुनौतियां होती हैं। बिल्कुल। 1980 का दशक भारत के लिए मतलब एक ऐसा ही तूफानी दौर था। हाँ, जब देश के अलग अलग कोनों से क्षेत्रीय आकांक्षाएं बहुत बहुत जोर शोर से सामने आईं। और इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि जब कोई क्षेत्र अपनी अलग पहचान की मांग करता है तो क्या ये हमेशा देश तोड़ने की बात होती है, या ये लोकतंत्र को और मजबूत करने का एक तरीका भी हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे भारत के 4 अलग अलग कोणों में। हमारे पास जो स्रोत हैं वो स्वतंत्रता के बाद की भारतीय राजनीति का बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं। तो हमारा मिशन क्या है? मिशन ये समझना है कि इन क्षेत्रीय मांगों के पीछे की असल वजह क्या थी, भारतीय राष्ट्र ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया और लोकतंत्र और देश की एकता के बीच वो नाजुक संतुलन वो कैसे बनाया गया। बिल्कुल। हम दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन से शुरू करेंगे, फिर उत्तर में जम्मू कश्मीर के जटिल मुद्दे को देखेंगे, पश्चिम में पंजाब का वो उथल-पुथल भरा दौर, और हाँ, पूर्वोत्तर भारत की अनूठी चुनौतियां। हर कहानी की परतों को खोलेंगे। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत का नजरिया हमेशा से थोड़ा अलग रहा है। हाँ, खासकर अगर हम यूरोप से तुलना करें तो। सही कहा। कई यूरोपीय देशों ने सांस्कृतिक विविधता को, मतलब अलग अलग भाषाएं और रिवाजों को, अपने देश के लिए एक खतरे की तरह देखा। उनका फॉर्मूला था एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति। लेकिन भारत ने कहा नहीं, हमारी अनेकता ही हमारी ताकत है। हमारे राष्ट्रवाद का मकसद ही एकता और विविधता के बीच एक तालमेल बिठाना था। और ये तालमेल बिठाना ही सबसे मुश्किल काम है। इसी से अक्सर तनाव पैदा होता है। कैसे? कभी-कभी राष्ट्रीय एकता की चिंता इतनी हावी हो जाती है कि क्षेत्रीय जरूरतें और आवाजें दब जाती हैं। हमारे स्रोत एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाते हैं। सवाल है कि क्या क्षेत्रवाद उतना ही खतरनाक है जितना सांप्रदायिकता? ये तो सोचने वाली बात है। क्योंकि अक्सर हम क्षेत्र की मांग को शक की नजर से ही देखते हैं। बिल्कुल, और शायद यही भारत के लोकतांत्रिक रास्ते की खूबसूरती है। हमने ये तय किया कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राजनीति में जगह देना राष्ट्र विरोधी नहीं है। हाँ, पार्टी और समूहों को अपनी क्षेत्रीय पहचान, अपनी खास समस्याओं के आधार पर लोगों के बीच जाने की पूरी आजादी दी गई। और इसी वजह से लोकतांत्रिक राजनीति में क्षेत्रीय पहचान और मजबूत होती नहीं। तो सबसे पहला केस स्टडी दक्षिण भारत से, द्रविड़ आंदोलन। ये भारत के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय आंदोलनों में से एक था। इसका एक नारा था जो इसकी भावना को मतलब पूरी तरह बयान करता है, वडक्कू अड़गिरदू तरक्कू तेकिरदू, यानी उत्तर फलता फूलता है जबकि दक्षिण का क्षय होता है। तो इस भावना की जड़ें कहाँ थी? इसकी शुरुआत समाज सुधारक ईवी रामास्वामी पेरियार और उनके संगठन द्रविड़ कशगम यानी डीके से हुई। अच्छा। इसके मुख्य विचार थे ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध और उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व के खिलाफ एक क्षेत्रीय गौरव की भावना। और इस आंदोलन की सबसे खास बात थी कि यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक था। बिल्कुल, इन्होंने हथियार नहीं उठाए बल्कि सार्वजनिक बहस और चुनावी मंचों का इस्तेमाल किया। जैसे 1953-54 के वो 3 बड़े आंदोलन। हाँ, एक तो कल्लाकुडी रेलवे स्टेशन के नाम का विरोध था। दूसरा था स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल सांस्कृतिक इतिहास को ज्यादा महत्व देने की मांग। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा था, वो था हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ आंदोलन। और 1965 का जो हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ वो बहुत सफल रहा। इतना सफल कि 1967 में डीएमके चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई। हाँ, और मजे की बात यह है कि जिस आंदोलन को शुरू में भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक खतरा माना जाता था, वो बाद में क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच एक अनुकूलता का बेहतरीन उदाहरण बन गया। द्रविड़ आंदोलन हमें दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय मांग शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन सकती है। लेकिन हर कहानी का अंत इतना सकारात्मक नहीं होता। कुछ मुद्दे इतने उलझ जाते हैं कि दशकों तक कोई हल नहीं निकलता। जैसे जम्मू और कश्मीर। हाँ, ये शायद आजाद भारत की सबसे जटिल और संवेदनशील कहानी है। इसके बाहरी और भीतरी दोनों पहलू हैं और हम अक्सर कश्मीर मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन असल में ये एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों की कहानी है। बिल्कुल, जम्मू जहां ज्यादातर हिंदू आबादी है, कश्मीर घाटी जहां मुस्लिम बहुमत है,
और लद्दाख जहां बौद्ध और मुस्लिम आबादी मिलकर रहती है। शायद यहीं से सारी पेचीदगियां शुरू होती हैं। और इसकी जड़ें तो 1947 से भी पहले की है ना? हाँ, बिल्कुल। उस समय के शासक महाराजा हरि सिंह एक स्वतंत्र राज्य का सपना देख रहे थे। वो ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे और न ही पाकिस्तान में। सही। पाकिस्तान का तर्क था कि मुस्लिम बहुमत होने की वजह से कश्मीर उसका हिस्सा है। लेकिन कश्मीर के लोग क्या चाहते थे? कश्मीर के आम लोग, जिनकी अगुवाई शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो खुद को सबसे पहले कश्मीरी मानते थे। इसी को कश्मीरियत की भावना कहते हैं। और वो पाकिस्तान में शामिल होने के सख्त खिलाफ थे। धर्म के आधार पर, हाँ। लेकिन फिर अक्टूबर 1947 में सब कुछ बदल गया। हाँ, जब पाकिस्तान की तरफ से आए कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर धावा बोल दिया। तब महाराजा ने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर दस्तखत किए। और भारतीय सेना ने हमलावरों को पीछे धकेला। लेकिन तब तक राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। इसी बीच भारत ने अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को एक खास दर्जा दिया। इसका सीधा मतलब क्या था? इसका मतलब था कि रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर बाकी सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की अपनी विधानसभा के पास होगा। ये तो भारत के किसी भी दूसरे राज्य से बिल्कुल अलग व्यवस्था थी। बहुत अलग। और यहीं से दो अलग अलग कहानियां शुरू हो गईं। एक तरफ भारत में कई लोगों को लगा कि अनुच्छेद 370 की वजह से कश्मीर पूरी तरह से भारत में मिल नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ कश्मीर के लोगों का क्या मानना था? ज्यादातर कश्मीरियों को लगा कि ये खास दर्जा भी काफी नहीं है और जो थोड़ी बहुत स्वायत्ता मिली थी उसे भी वक्त के साथ धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया। उनकी शिकायतें क्या थीं? 3 मुख्य शिकायतें थी। पहली, जनमत संग्रह का जो वादा किया गया था वो कभी पूरा नहीं हुआ। दूसरी, अनुच्छेद 370 को लगातार कमजोर किया गया। और तीसरी, राज्य में लोकतंत्र को उस तरह से जड़ें जमाने का मौका नहीं मिला जैसा भारत के बाकी हिस्सों में मिला। और ये बात 1948 के बाद की घटनाओं से साफ दिखती है। शेख अब्दुल्ला को 1953 में बर्खास्त कर कई सालों तक जेल में डाल दिया गया। हाँ, फिर 1974 में इंदिरा गांधी के साथ समझौते के बाद वे वापस मुख्यमंत्री बने। उनके बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला आए, लेकिन केंद्र ने उनकी सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। ये दखलंदाजी लगातार चलती रही। और इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ आया 1987 के विधानसभा चुनाव में। उन चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे। हाँ, और कई जानकार मानते हैं कि इसी चुनाव ने लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भरोसा तोड़ दिया। और इसने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां असंतोष ने हथियार उठा लिया। उग्रवाद का उदय हुआ, जिसे सरहद पार पाकिस्तान से पूरा समर्थन मिला। 1990 के बाद राज्य ने हिंसा का एक ऐसा भयानक दौर देखा जो सालों तक चलता रहा। और इस लंबी कहानी का सबसे ताज़ा अध्याय 5 अगस्त 2019 को लिखा गया, जब अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर की कहानी से हम एक ऐसे मामले की ओर चलते हैं जहां हिंसा अपने चरम पर पहुंची, लेकिन आखिरकार शांति का रास्ता भी निकला। पंजाब। ये कहानी भी एक विरोधाभास से शुरू होती है। हाँ, 1966 में अकाली दल के लंबे पंजाबी सूबा आंदोलन के बाद एक पंजाबी भाषी राज्य तो बन गया था, जहां सिख बहुमत में थे। तो फिर इतना बड़ा संकट खड़ा ही क्यों हुआ? सवाल तो यही है। क्योंकि सिर्फ राज्य बना देना काफी नहीं था। अकाली दल की राजनीतिक स्थिति बहुत डामाडोल थी। मतलब? वे जब भी चुनाव जीतते, केंद्र उनकी सरकार को बर्खास्त कर देता। उन्हें हिंदुओं का पूरा समर्थन नहीं मिल पाता था और सिख समुदाय खुद जाति और वर्ग में बटा हुआ था। अच्छा। इसी राजनीतिक बेचैनी के बीच 1970 के दशक में अकालियों के एक गुट ने ज्यादा राजनीतिक स्वायत्ता की मांग उठानी शुरू कर दी। और यहीं पर 1973 का आनंदपुर साहिब प्रस्ताव सामने आता है ना? हाँ, और ये प्रस्ताव बहुत विवादास्पद साबित हुआ। इसमें केंद्र राज्य संबंधों को फिर से तय करने की बात थी, लेकिन एक शब्द ने आग में घी का काम किया, सिखों का बोलबाला। बोलबाला। हाँ, अब इस बोलबाला शब्द को लेकर बहुत विवाद हुआ। अकालियों का कहना था कि इसका मतलब है सिखों की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को प्रमुखता देना। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अलग तरह से देखा। हाँ, उन्होंने इसे एक अलग धार्मिक राज्य की मांग की तरह देखा। इसी एक शब्द की अलग अलग व्याख्या ने टकराव को बहुत बढ़ा दिया। और जल्द ही ये आंदोलन नरमपंथी नेताओं के हाथ से निकलकर चरमपंथियों के हाथ में चला गया और इसने एक हिंसक रूप ले लिया। हाँ, इन उग्रवादियों ने अमृतसर में सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ
स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया और उसे एक हथियारबंद किले में बदल दिया, इसके जवाब में भारत सरकार ने जून 1984 में एक सैन्य अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में उग्रवादियों को तो मार गिराया गया, लेकिन स्वर्ण मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा। और इस घटना ने दुनिया भर के सिखों की भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला। बहुत भयानक। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी। वे ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। और इस घटना के तुरंत बाद दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ भयानक हिंसा भड़क उठी। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय था जिसकी परछाई आज भी हमारे साथ है। सालों बाद 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में इस हिंसा पर अफसोस जताते हुए देश से माफी मांगी थी। हाँ। लेकिन इस अंधेरे के बाद शांति की सुबह भी हुई। 1984 के चुनावों में भारी बहुमत से जीतने के बाद नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत शुरू की। और जुलाई 1985 में उन्होंने अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ एक समझौता किया, जिसे पंजाब समझौता कहते हैं। इसमें तय हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा, हरियाणा के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए एक आयोग बनेगा और नदियों के पानी के बंटवारे के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। हालांकि शांति आने में वक्त लगा। हिंसा का दौर करीब 1 दशक तक चला, लेकिन 1990 के दशक के मध्य तक पंजाब में अमन लौट आया और राजनीति फिर से विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर वापस आ गई। तो अब तक हमने 2 बहुत अलग कहानियां देखी हैं। अब हम भारत के एक ऐसे हिस्से की ओर चलते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से दूर रहता है। पूर्वोत्तर भारत। हाँ, जहां क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा सबसे ज्यादा जटिल और विविध है। यहाँ की राजनीति एक प्रयोगशाला जैसी लगती है। बिल्कुल सही कहा। पूर्वोत्तर, जिसे हम 7 बहनें और 1 भाई यानी सिक्किम के नाम से जानते हैं, वहां की राजनीति में 3 बड़े मुद्दे हमेशा हावी रहे हैं। पहला है ज्यादा स्वायत्तता की मांग। दूसरा अलगाववाद, यानी देश से अलग होने का आंदोलन। और तीसरा बाहरी लोगों का विरोध। चलिए पहले स्वायत्तता की मांग को समझते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई जब बड़े असम राज्य के गैर असमिया लोगों को लगा कि असम सरकार उन पर असमिया भाषा थोप रही है। उन्हें अपनी संस्कृति और पहचान खतरे में लगी। बिल्कुल। इसी विरोध के चलते धीरे धीरे असम से अलग होकर कई नए राज्य बने। 1963 में नागालैंड, 1972 में मेघालय और फिर 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये एक तरह से विविधता को सम्मान देने का तरीका था। हाँ, लेकिन कुछ जगहों पर मांग सिर्फ स्वायत्तता तक नहीं रुकी, बल्कि अलगाववाद तक पहुंच गई। यहाँ मिजोरम और नागालैंड की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों जगह हथियार उठाए गए, लेकिन नतीजे अलग अलग निकले। हाँ, मिजोरम में ऐसा क्या हुआ जो उसे एक सफल कहानी बनाता है? मिजोरम की कहानी 1959 के एक भयानक अकाल से शुरू होती है। उस वक्त सरकार की बेरुखी से नाराज होकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF बना। अच्छा। उन्होंने करीब 2 दशकों तक भारत से आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष किया, लेकिन फिर 1986 में एक ऐतिहासिक मोड़ आया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लाल डेंगा के साथ सीधी बातचीत की और एक शांति समझौता हुआ। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा और खास अधिकार दिए गए और MNF ने हथियार डालकर मुख्य धारा की राजनीति में हिस्सा लिया। ये दिखाता है कि जब सरकार बातचीत का दरवाजा खोलती है तो सबसे मुश्किल समस्याएं भी सुलझ सकती हैं। और नागालैंड का मामला इतना अलग क्यों रहा? नागालैंड में आजादी का आंदोलन बहुत पुराना है। अंगामी जापू फीजो के नेतृत्व में ये 1951 में ही शुरू हो गया था। वहां भी लंबा सशस्त्र संघर्ष चला। कई शांति समझौते भी हुए, लेकिन वे कभी सभी गुटों को मंजूर नहीं हुए। इसलिए नागालैंड की समस्या का एक स्थायी समाधान आज भी तलाशा जा रहा है। और पूर्वोत्तर का तीसरा बड़ा मुद्दा है बाहरी लोगों का विरोध, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण असम आंदोलन है। ये किस बारे में था? ये आंदोलन 1979 से 1985 तक चला, जिसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी ASU ने किया। और उनका मुख्य मुद्दा था बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी। हाँ, आंदोलनकारियों को 2 बड़े डर थे। पहला कि ये प्रवासी उनकी आबादी का संतुलन बिगाड़ देंगे और वे अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। और दूसरा डर आर्थिक था। बिल्कुल। असम में तेल, चाय, कोयला जैसे संसाधन तो थे, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी।
लोगों में ये गुस्सा था कि राज्य के संसाधन बाहर जा रहे हैं और उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। और इस 6 साल लंबे आंदोलन का अंत कैसे हुआ? 1985 में राजीव गांधी सरकार और AASU नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे असम समझौता कहते हैं। इसमें क्या तय हुआ? इसमें तय हुआ कि 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद जितने भी विदेशी नागरिक असम आए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाएगा। और इसी समझौते के बाद असम गण परिषद नाम की एक क्षेत्रीय पार्टी बनी, जो चुनाव जीतकर सत्ता में भी आई। तो इन 4 बहुत अलग-अलग कहानियों को देखने के बाद हम क्या बड़े सबक निकाल सकते हैं? मुझे लगता है सबसे पहला और बड़ा सबक तो यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। हाँ, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक जिंदा लोकतंत्र की निशानी है। बिल्कुल। दूसरा सबक यह है कि इन मांगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका ताकत का इस्तेमाल नहीं बल्कि लोकतांत्रिक बातचीत है। मिजोरम इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, जहां बातचीत हुई, जहां विरोधी पक्ष को सम्मान दिया गया, वहां समाधान निकला, और जहां बातचीत में देरी हुई या भरोसा टूटा, जैसे पंजाब या कश्मीर के शुरुआती दौर में, वहां हालात बिगड़ते चले गए। तीसरा सबक सत्ता में हिस्सेदारी का लगता है। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि राज्यों को आजादी है। अगर उन्हें लगता है कि देश के बड़े फैसलों में उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो अलगाव की भावना बढ़ती है। और चौथा, आर्थिक विकास में असमानता। हाँ, अगर किसी क्षेत्र को लगता है कि उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो ये भी भेदभाव की भावना को जन्म देता है। और अंत में मुझे लगता है हमें अपने संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल। भारत की संघीय व्यवस्था बहुत लचीली है। इसमें कुछ राज्यों के लिए खास प्रावधान है, जैसे संविधान की 6ठी अनुसूची। ये कमाल का संवैधानिक टूल है। हाँ, जो पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों को अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति से जुड़े मामलों पर काफी हद तक स्वायत्तता देता है। इसी वजह से कई जगहों पर बड़े टकराव को टाला जा सका। तो हमने देखा कि कैसे भारत ने अपनी अंदरूनी सीमाओं को बार बार बदलकर नए राज्य बनाकर इन मांगों को जगह दी है। लेकिन एक सवाल है जो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक है। क्या? आज के दौर में जब सूचना, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की कोई सीमा नहीं रही, क्या सिर्फ राज्यों की सीमाएं खींचना ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है? या भविष्य में एकता और विविधता में संतुलन बनाने के लिए हमें कुछ नए और अलग तरीकों की जरूरत होगी?